Starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful, a very warm welcome to all of my students who are watching out this video. So, in the series of the lecture IT infrastructure, today we're going to study an important part, which is the security part. So, देखिए बेटा, हमने अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर पढ़ ली हैं। हमने ये पढ़ा कि फंक्शनल ये सारे पार्ट्स पढ़े हमने आईटी के, फिर हमने कुछ नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स को हम देख रहे थे, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, और आज हम सिक्योरिटी की बात करेंगे। देखिए, आपने एक पूरा सिस्टम बना दिया, आपने मैनेज करने के लिए चीज़ों को पूरा एक सिस्टम बना दिया। मतलब आपने पूरा एक कोई भी जगह है, उस जगह पे आईटी की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आपने पूरी डिवाइसेस लगा दी, उनकी आपस में कम्युनिकेशन के लिए नेटवर्क बना दिया। और आपने ये मेक श्योर कर लिया कि ये सर्विसेज 24/7 हमेशा हमेशा क्या रहेंगी, रनिंग रहेंगी। और अगर खुदा न खास्ता कहीं पर भी कोई मसला आएगा, तो आपकी टीम में से एक मेंटेनेंस मेंबर हमेशा उस जगह पे उस कंपनी में रहेगा, जो कि उस चीज़ को मेक श्योर कर सकेगा कि सर्विसेज खराब ना हो सके। अब बेटा, वो सर्विसेज किसी भी किस्म की हो सकती हैं। वो सर्विसेज एक इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकता है, वो सर्विसेज एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनेट की फैसिलिटी हर एक के पास मिलती रहे, वो एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन टीम भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है कि एक प्लांट है, उस प्लांट के अंदर हम ये चाहते हैं कि हमने जो एक कॉटन या कपड़ा प्रोड्यूस करने का जो प्लांट लगाया हुआ है, वो 24/7 चलता रहे। तो अगर उसमें कहीं भी कोई मसला आता है, तो आप उसमें रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन उसके साथ बेटा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ एसोसिएटेड होती है, जिसे हम कभी इग्नोर नहीं कर पाते, वो होता है हमारा एट्रिब्यूट होता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी एक ऐसा लफ्ज़ है बेटा, जब इसकी बात की जाती है तो हम इस सोच में मुब्तला हो जाते हैं कि इस चीज़ हमने चीज़ बना तो दी, हम इंसानों ने अपने फ़ायदे के लिए बहुत सारी डिवाइसेज़ बना दी, बहुत कुछ कर दिया, हमने नेटवर्क्स बना दिए, फ़ेसबुक बना दी, सोशल मीडिया ऐप्स बन गई, सारा कुछ बन गया, लेकिन क्या हम सिक्योर हैं या नहीं हैं? तो आप इसी तरह से जब बेटा एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो उसमें भी जो सिक्योरिटी का पार्ट है, वो बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड होता है। सिक्योरिटी का पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड होता है। तो सिक्योरिटी किन चीज़ों का नाम है? सिक्योरिटी बेटा 3 चीज़ों का नाम है, कि सिक्योरिटी ये कहती है कि आपका डाटा, आप ने जो प्लांट लगाया हुआ है, जो आप सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सर्विसेज़ हमेशा-हमेशा कस्टमर को मिलती रहनी चाहिए। जो कस्टमर जिस किस्म की सर्विसेज ले रहा है, उसके बारे में उसका डाटा कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियल से मुराद ये है कि किसी को तो ना पता हो। अगर मिसाल के तौर पर मैं पीटीसीएल से इंटरनेट सर्विसेज ले रहा हूँ, तो पीटीसीएल के पास मेरा नाम है, मेरा एड्रेस है, मेरा फ़ोन नंबर है, और ये उन्हें उनके पास ये भी डिटेल है कि मैं कितना इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मैं जिस-जिस वेबसाइट को विज़िट करता हूँ, मैं दिन में कितनी मर्तबा फ़ेसबुक विज़िट करता हूँ, मैं दिन में कितनी मर्तबा गूगल इस्तेमाल करता हूँ, मैं एचबीएल की वेबसाइट कितनी मर्तबा विज़िट करता हूँ, तो देखिए ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो मैं ये चाहता हूँ कि पीटीसीएल वो जो सर्विसेज़ ऑफ़र कर रही है, जो भी ऑर्गनाइज़ेशन, वो किसी को ये डाटा लीक ना करे। सो कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत ज़्यादा उसमें इम्पोर्टेंट होती है, फिर इंटेग्रिटी बेटा बहुत ज़्यादा उसमें इम्पोर्टेंट होती है। तो इंटेग्रिटी की जब भी बात की जाती है, तो इंटेग्रिटी क्या होती है? इंटेग्रिटी ये होती है कि अगर आपके पास किसी ऑर्गनाइज़ेशन का कोई डाटा है या किसी पर्सन का कोई डाटा है, तो आप उसे उसमें कोई चेंजेस ना करें। वो जिस तरह का है, जैसा भी है, उसमें जो कुछ भी है, वो चीज़ें वैसी की वैसी ही आपको नज़र आनी चाहिए, वो वैसी की वैसी ही रहे। मतलब मिसाल के तौर पर मैंने अपना टेलीफ़ोन नंबर लिखवाया हुआ है, अपना अपना पर्सनल फ़ोन नंबर लिखवाया हुआ है, तो उस डाटा के अंदर किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट जी। अगर नादरा है, नादरा हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपना बारे में अपने अपने घर के फैमिली के मेंबर्स के बारे में अपना डाटा एक्सेस कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने के ऊपर। तो हमारे डाटा के अंदर किसी किस्म की भी कोई चेंजेस हमारी बगैर इजाज़त के नहीं होनी चाहिए। तो बेटा जब भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट आएगा, तो उसके अंदर ये वाली 3 सिक्योरिटी की बातें हमेशा-हमेशा ना चाहते हुए भी आपको जो है वो करनी पड़ेंगी। तो आज के लेक्चर में हम इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि ऐसे कौन से मसले मसाइल हैं जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ आईटी, देखिए लफ्ज़ है आईटी, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं, तो वो वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो उसमें ना चाहते हुए भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, और उनसे बचने के लिए आपको कोई ना कोई लाहे-अमल जो है वो करना पड़ता है। तो अगर हम इसमें देखें, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं बेटा। देखिए, अब आईटी के अंदर, आईटी में लोग क्यों क्राइम करते हैं? लोग जो ये काम करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि ये सिक्योरिटी, हमें सिक्योरिटी का खतरा, हमें सिक्योरिटी के खदशात लागत हैं, तो ये क्यों करते हैं लोग? देखिए, लोग इसलिए करते हैं, पहले तो होता है उनका पर्सनल एक्सपोज़र। या आजकल आपने सुना होगा कि जी हैकर होते हैं,
तो लोगों को अक्सर ये शौक होता है कि जी हम किसी दूसरे की ज़िंदगी में अमल दखल दें और चेक करें वो क्या कर रहा है। तो पहली रीज़न जो है कंप्यूटर क्राइम्स करने की, वो सबसे पहली रीज़न है कि पर्सनल एक्सप्लॉइट, कि हैकर्स ये इंटरेस्टेड होते हैं इस चीज़ के अंदर कि हम इनकी पर्सनल लाइफ़ में घुसें, हम इनके एटीएम कार्ड की इन्फॉर्मेशन देखें और हम देखें ये क्या मैसेजेस कर रहे हैं, किसको मैसेजेस कर रहे हैं और उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें। दूसरा रीज़न क्या है जी? कंप्यूटर क्राइम क्यों होता है? इसलिए होता है कि लोगों अक्सर आपके जो दुश्मन पसंद अन्नासिर हैं, जो दुश्मन हैं आपके, वो आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। नुकसान पहुँचाने से क्या मुराद है कि वो आपके सिस्टम में घुस के एक ऐसा वायरस भेज देंगे, जिसकी वज़ह से आपका सारा डाटा करप्ट हो जाएगा। तो अगर मिसाल के तौर पर एक हॉस्पिटल है या एक इंश्योरेंस कंपनी है, उस इंश्योरेंस कंपनी के पास हज़ारों लोगों का रिकॉर्ड है कि हमने किसकी इंश्योरेंस की है, किसकी नहीं की, किसको पैसे दे दिए, किसको पैसे नहीं देने। तो कोई दूसरा उनका कॉम्पिटिटर है जो कि चाहता है कि इनकी कंपनी को मैंने बंद कराना है, तो वो फिर हैकर्स की मदद से उनके कंप्यूटर में इन होने की कोशिश करेगा और उनके कंप्यूटर में ऐसा वायरस जो है वो छोड़ जाएगा कि जिसकी वज़ह से सारा डाटा करप्ट हो जाएगा। तो ज़ाहिर-सी बात है फिर डैमेज ही होगा उस कंपनी को, नुकसान होगा। कुछ लोगों का मकसद होता है फाइनेंशियल गेन का भी। यानी कि हैक करके आपके कंप्यूटर में आपके एटीएम कार्ड की इन्फॉर्मेशन ली जाए, आपके जो है बैंक अकाउंट्स की डिटेल ले ली जाए, आपके पासवर्ड्स ले लिए जाएँ और फिर बाद में आपकी पर्सनल फ़ोटोज़ लेके आपको ब्लैकमेल भी किया जाए। तो कुछ लोगों का मकसद पैसे कमाना भी होता है। टेररिज़्म के एक्ट में भी हम इसे शामिल कर सकते हैं, कंप्यूटर क्राइम्स क्यों किए जाते हैं? मिसाल के तौर पर हमें पता है कि हमारा सारा सिस्टम कंप्यूटराइज़ हो चुका है। हम अपने कंप्यूटर से बैठ के हर चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी जो चल रही है, अगर हम अपने कंप्यूटर में हमने ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाए हुए हैं कि हम अगर अपने कंप्यूटर से वो सॉफ्टवेयर को शट डाउन कर दें, तो हमारी पूरी पावर सप्लाई कट डाउन हो सकती है। हमारा जो वाटर का सिस्टम है, पूरा सैनिटरी का सिस्टम है, हमने अब एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि जो कि कंप्यूटर की एप्लीकेशन के ज़रिए पूरा एक एरिया का जो ट्यूबवेल है, वो कंट्रोल हो सकता है। ठीक है? सो अगर कोई हैकर उस सिस्टम में, उस एप्लीकेशन में इन हो जाए और उस एक पूरे मेन सिटी का जो मेन ट्यूबवेल है, जहाँ से मेन पानी आ रहा है, वो उसको बंद कर दे, तो फिर क्या होगा? लोग परेशान ही होंगे, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आएगा। तो ये एक टेररिस्ट एक्ट में ही शामिल होता है। और कंप्यूटर क्राइम की सबसे बड़ी वजह जो वारफेयर है, वारफेयर आपको पता है कि आजकल हम फिज़िकल लड़ाइयाँ नहीं लड़ते। हम आजकल जो है वो वारफेयर की तरफ चले गए हैं। यानी कि लोग क्या करते हैं, मुल्क क्या करते हैं, जिस मुल्क को नुकसान पहुँचाना हो, तो वो गवर्नमेंट जो है, वो गवर्नमेंट उनके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर घुसने की कोशिश करती है ताकि वो क्या कर सके, उनके कंप्यूटर्स को जो स्टॉक एक्सचेंज में रन हो रहे हैं, जो उनके पूरे मुल्क की इकोनॉमी चला रहे हैं, वो उसको जो है वो बंद कर सकें। ठीक है? जब वो बंद करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है इकोनॉमी कोलैप्स करेगी। ठीक है? सो वारफेयर को आप इस तरह से, अगर आपको नहीं अभी भी समझ आई वारफेयर की, तो वारफेयर को बेटा आप कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं कि कुछ ख़ास गवर्नमेंट के इदारे कुछ खुद हैकर्स को बुलाते हैं और ये एक लड़ाई का तरीका है। ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि जी इस मुल्क की जो आईटी वाली सर्विसेज़ है, इनके इंटरनेट की सर्विस डाउन कर दो। इनकी जो है वो ईमेल्स ना, इनके मुल्क में जो जीमेल का सर्वर चल रहा है, जो ईमेल चल रही है, उनको बंद करो, इनके मुल्क में सोशल मीडिया का बंद कर दो। तो देखो ये सारे एक तरीके हैं हमारे, आजकल सोशल मीडिया के ज़रिए कितने ज़्यादा लोगों के घर चल रहे हैं। मतलब कि कोई लोग सोशल मीडिया पे ब्रांडिंग कर रहे हैं, एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हैं, कुछ कुछ लोगों के कारोबार सोशल मीडिया के ऊपर चल रहे हैं। तो अगर आपके मुल्क में कारोबार बंद कर दिया जाए सोशल मीडिया के ज़रिए, तो फिर आपको नुकसान होगा, आपकी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। तो फिर यही एक कंप्यूटर क्राइम की भी वजह बनती है, जो कि आजकल बहुत सारे मुल्क इसको अडॉप्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आगे बेटा रिस्क मैनेजमेंट। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट बड़ा सादा सी बात है। देखिए, सिक्योरिटी को जब आपने मैनेज करना है, ठीक है? मैनेज मैनेज करना है, जब आपने सिक्योरिटी को मैनेज करना है, इसका मतलब है कि आप उसमें आने वाले जो खतरात हैं, उनको आप मैनेज करें, उनको खतरात को आप कम करें। रिस्क मैनेजमेंट से मुराद ये है कि जो भी खतरा है आपको, जिस चीज़ से भी आपको खतरा है, आप उसको कम करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। तो जो हम अपने सिस्टम को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, हम एक्चुअली ये कह रहे होते हैं कि हम अपने सिस्टम को जो खतरात लाहक हैं, जिन चीज़ों से मसला है, जिन चीज़ों से हमें डर है, हम उनको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम एक्चुअली में रिस्क को कम करने की कोशिश में लगे होते हैं। अब बेटा हम रिस्क किस तरह से डिटरमाइन करते हैं? हमें कैसे पता लगता है कि यहाँ पे इस चीज़ के लिए ज़्यादा खतरा है, इस चीज़ के लिए कम खतरा है और इस चीज़ के लिए हमें बिल्कुल भी खतरा नहीं है? अब ये किस तरह से जो है वो हम पता लगाते होते हैं? हम इस चीज़ का पता लगाते होते हैं, हम सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट में क्या करते हैं, हम ये पता करते हैं कि क्या ये नुकसान हम बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस टाइम हमारे सिस्टम को नुकसान पहुँचे, इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी है? क्या स्टेप्स हो सकते हैं कि हम अपने सिस्टम को
अपने सिस्टम को बचा सकते हैं और किस लेवल तक जो है वो रख के बचा सकते हैं। तो ये कुछ तरीक़ेकार होते हैं, आगे चल के मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। हम क्या करते हैं बेटा, हम एक लिस्ट बनाते होते हैं अपनी, ठीक है जी? हम अपनी एक लिस्ट बनाते होते हैं। उस लिस्ट के अंदर ना हम पूरे जो रिस्क होते हैं हमारे वो लिखते होते हैं। जैसे हम लिखते हैं, पहले हम नाम लिखते हैं, चीज़ का नाम लिखते हैं, एसेट नेम लिखते हैं। एसेट नेम लिखते हैं। एसेट नेम में क्या होता है कि ये कंपोनेंट कौन-सा है जिसको खतरा है। फिर हम उसमें लिखते हैं वल्नरेबिलिटी। हम पढ़ते हैं, हम उसमें लिखते हैं वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी होती है कि अगर मेरा लैपटॉप है, तो मेरे लैपटॉप को किस चीज़ से नुकसान पहुँच सकता है। ठीक है जी? वल्नरेबिलिटी इसमें क्या है, वो नेटवर्क के ज़रिए मेरा लैपटॉप खराब कर सकते हैं, लैपटॉप को चोरी कर सकते हैं, वो क्या है। फिर होती है एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट होता है कि मेरे लैपटॉप को नुकसान किन-किन चीज़ों से है और वो नुकसान किस तरह से हो सकता है। अगर नेटवर्क एक नेटवर्क में एक मेरे मैं अपने कंप्यूटर को, लैपटॉप को एक नेटवर्क से जोड़ता हूँ, तो उसमें वल्नरेबिलिटी ये है कि मेरे लैपटॉप के अंदर विंडो 7 हुई हुई है, विंडो 7 खत्म हो चुकी है, तो वो विंडो 7 के अंदर घुस सकते हैं। तो एक्सप्लॉइट क्या होगा? एक्सप्लॉइट होगा कि वो विंडो 7 के अंदर किस तरह से घुसेंगे। वल्नरेबिलिटी क्या हुई? वल्नरेबिलिटी आई मेरी विंडो 7 के अंदर। अब वो उस विंडो 7 के अंदर घुसेंगे किस तरह से? वो फिज़िकली आके कोई और डिवाइस लगा के विंडो 7 को करप्ट करने की कोशिश करेंगे, उसको हैक करने की कोशिश करेंगे या मेरे नेटवर्क के ज़रिए आएँगे। तो वो जब आप कोई अटैक लॉन्च करने की कोशिश करते हैं, तो वो एक्सप्लॉइट होता है। प्रोबेबिलिटी क्या है जनाब? चांसेस क्या हैं कि आपका लैपटॉप के अंदर जो विंडो 7 है, वो नेटवर्क के ज़रिए कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। इस चीज़ को आप समझ रहे हैं? यानी कि ये डिफरेंट टर्म्स हैं जो कि हम रिस्क लिस्ट में ऐड करते होते हैं। हम कहते होते हैं कि मेरा लैपटॉप को एसेट नेम होता है, डिवाइस का नेम, चीज़ का नेम जिसको खतरा है, जिसको आपने बचाना है। वल्नरेबिलिटी होती है कि आपकी उस चीज़ की कौन से वाला एक वीक पॉइंट है, जो कि वो पकड़ के मिसयूज़ कर सकते हैं। जैसे लैपटॉप है, तो लैपटॉप के अंदर वीक पॉइंट है विंडो 7। अब विंडो 7 ना करें, विंडो 7 अब बहुत ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं, बहुत ज़्यादा वीक पॉइंट है, जो कि हैकर्स बड़ी आसानी से हैक कर सकते हैं। ठीक है? वो वल्नरेबिलिटी होगी, यानी कि आपके लैपटॉप हो गया एसेट नेम, वल्नरेबिलिटी होगी उसके अंदर विंडो 7। विंडो 7 के अंदर कोई भी प्रोग्राम विंडो 7 जो है, विंडो 7 वल्नरेबल है, यानी कि उसके अंदर वीकनेसेस हैं। वो बड़ी आसानी से क्या हो सकती है, बड़ी आसानी से उसको हैक किया जा सकता है। एक्सप्लॉइट होगा क्या, वो मेरे लैपटॉप, मेरे एसेट को, उसके अंदर जो वल्नरेबिलिटी विंडो 7 है, उसको वो किस तरह से हैक करेंगे। तो वो किस तरह से हैक करेंगे, वो एक्सप्लॉइट होता है। तो हम कहते हैं वो नेटवर्क के ज़रिए एक्सप्लॉइट करेंगे, कोई हम फाइल डाउनलोड करेंगे या किस तरह से भी। प्रोबेबिलिटी होती है कि क्या चांस है, जनाब क्या चांस है कि वो मेरे लैपटॉप जो मैंने अपना पीटीसेल के साथ कनेक्ट करके मैं यूज़ करता हूँ, वो उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इम्पैक्ट होता है कि अगर मेरा विंडो 7 का लैपटॉप, जो मेरा लैपटॉप है, अगर वो हैक हो जाता है, तो हैक होने के बाद मेरे वो चीज़ों को क्या-क्या नुकसान पहुँचा सकते हैं। ठीक है जी? तो ये इम्पैक्ट होता है। तो हम इसकी बेटा ये एक ना लिस्ट बनाते होते हैं। ये हम लिस्ट बनाते होते हैं, फिर ये जो रिस्क है, ये रिस्क कैलकुलेट करते हैं। तो हम कहते हैं कि जो हमारा रिस्क है, वो रिस्क एक्चुअली बराबर है प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय इम्पैक्ट। सो इससे हम रिस्क कैलकुलेट करते होते हैं। और ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, अब ये प्रोबेबिलिटी के बड़े डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं हमारे पास। प्रोबेबिलिटी के ना डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास लेवल्स होते हैं। वो लेवल्स हम खुद से डिफाइन करते होते हैं। हम जैसे प्रोबेबिलिटी के लिए लेवल बना देते हैं। पहला लेवल बनाते हैं लेवल 5। लेवल 5 पे कहते हैं कि आपकी इस के डिवाइस के हैक होने के क्या चांसेस हैं? तो हम कहते हैं वेरी फ्रीक्वेंट चांसेस। बहुत आसान है, बहुत आसानी से हो सकती है, हर बार हो जाती है। दूसरा लेवल बना देते हैं 4। लेवल 4 का मतलब होता है लाइकली, कि हो चांसेस हैं कि ये हो जाए। लाइकली का मतलब होता है कि चांसेस हैं कि ये हो जाए। दूसरा लेवल बनाते हैं तीसरा। हम कहते हैं कि ये वाली जो डिवाइस है, ये कभी-कभार ही जो है वो हैक हो सकती है। तो हम तीसरा लेवल बनाते हैं ओकेजनल। ठीक है जी? तो तीसरा लेवल हो गया हमारे पास ओकेजनल। और फिर दूसरा लेवल हम बनाते हैं सेल्डम। सो सेल्डम का मतलब होता है कि कभी-कभार हो सकता है, मतलब बहुत कम चांस है। और 1 वाला जो लेवल है हमारा, 1 वाला लेवल होता है अनलाइकली का। सो अनलाइकली अनलाइकली से क्या मुराद है जी? अनलाइकली से मुराद ये है कि बहुत ही कम चांस है, बहुत ही कम चांस है कि ये इस तरह से जो, तो ये हम बेटा 5 लेवल जो है वो लेके रखते होते हैं। हम ये 5 लेवल्स जो हैं वो लेकर रखते होते हैं। तो इस 5 लेवल्स के मुताबिक हम डिवीज़न करते हैं। हम कहते हैं जैसे लैपटॉप है, तो लैपटॉप चोरी हो जाए। अब लैपटॉप के अंदर वीक पॉइंट क्या है? लैपटॉप के अंदर वीक पॉइंट ये है कि लैपटॉप चोरी हो सकता है। किस तरह और इसमें एक्सप्लॉइट क्या है? सेंसिटिव डाटा ऑन हार्ड डिस्क इज़ एक्सपोज़्ड। तो वो किस तरह से हमें नुकसान पहुँचा सकता है?
और लैपटॉप चोरी करने के बाद जो उसमें हमारा सेंसिटिव डाटा होगा, वो उसके ज़रिए हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो एक्सप्लॉइट की तरीक़ेकार क्या तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं। अब ये लैपटॉप चोरी होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो हम कहते हैं कि बहुत आसानी से हमने इसे नंबर 5 दिया यानी कि फ्रीक्वेंटली अक्सर अक्सर लैपटॉप जो है वो चोरी हो जाते होते हैं एक इदारों के अंदर से, तो हमने प्रोबेबिलिटी इसकी 5 दी। अब इसी तरह से बेटा हमने आगे लेवल बनाए हुए हैं इम्पैक्ट के लिए भी। इम्पैक्ट के लिए भी हमारे पास जो है वो डिफरेंट लेवल हैं। जैसे हमारे पास पहला लेवल है कैटास्ट्रोफिक लेवल, ठीक है जी? सो हमारे पास अगर मैं इसको आपको लिख दूँ, सो हमारे पास ये डिफरेंट लेवल है। पहला लेवल है हमारे पास जिसे हम लेवल 4 कहते हैं। ये नंबर है, एक किस्म का लेवल 4 कहते हैं। लेवल 4 है हमारे पास कैटास्ट्रोफिक लेवल है। कैटास्ट्रोफिक होता है कि क्या इम्पैक्ट आएगा? मतलब कि आपका जो सिस्टम है पूरे का पूरा फ़ेल हो जाएगा अगर आपको ये नुकसान पहुँचता है, तो आपका सिस्टम पूरे का पूरा फ़ेल हो सकता है। तीसरा लेवल होता है क्रिटिकल क्रिटिकल। सो क्रिटिकल में क्या मुराद होती है? क्रिटिकल से मुराद ये होती है कि ठीक है, आपको मेजर डैमेज होगा, यानी कि आपको ख़ास नुकसान होगा, लेकिन इतना नहीं होगा कि आपका पूरा सिस्टम तबाह हो जाए, आप दोबारा वापस नहीं आ सकते। दूसरा होता है मॉडरेट, दरमियाने किस्म का लेवल होगा। तीसरा होता है नेग्लिजिबल। सॉरी, पहला होता है नेग्लिजिबल नेग्लिजिबल। तो ये नेग्लिजिबल नुकसान होगा या फिर आपको किस तरह से जो है वो ये नुकसान होगा। सो ये नेग्लिजिबल। सो ये बेटा हमारे लेवल होते हैं। ठीक है जी? सो हम इसमें कहते होते हैं, फिर इसमें हम पॉइंट्स देते होते हैं। हम कहते हैं कि इम्पैक्ट क्या होगा? अगर हमारा लैपटॉप चोरी हो जाता है तो कैसा इम्पैक्ट होगा? लेवल 3 का इम्पैक्ट होगा, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। देखिए, अगर हमारा पर्सनल डाटा चला गया तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, हमारी फ़ोटोज़ लीक हो सकती है, मिसयूज़ हो सकती हैं और इधर-उधर जा सकती हैं। तो हम कहते हैं कि लैपटॉप एसेट है हमारा, इसमें वल्नरेबिलिटी है चोरी होने की, और चोरी करके वो हमें नुकसान कैसे पहुँचा सकता है? हमारे सेंसिटिव डाटा को मिसयूज़ करके। इस काम के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हम कहते हैं लेवल 5। लेवल 5 मैंने आपको पहले बताया था क्या होता है? फ्रीक्वेंट, बहुत आसानी से हो सकता है। और इम्पैक्ट क्या है? अगर ये हमारा चोरी हो जाता है तो हम पे असर क्या आ सकता है? इम्पैक्ट मतलब असर क्या आ सकता है? तो असर ये आ सकता है कि हमें बहुत ज़्यादा मेजर डैमेज हो सकता है। तो हम फिर रिस्क कैसे निकालते हैं? हम प्रोबेबिलिटी को और इम्पैक्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये रिस्क जो है वो निकल आता है। सो बेटा, मैंने आपके सामने ये लिस्ट बना दी है। इसी तरह से आप प्रिंटर का, वर्कस्टेशन का और स्टोरेज एरिया नेटवर्क इन डिवाइसेस की वल्नरेबिलिटी को देखें, इनके एक्सप्लॉइट को देखें और फिर ये रिस्क कैलकुलेट करें। तो हम इस तरह से रिस्क कैलकुलेट करते हैं। फिर जिसमें रिस्क सबसे ज़्यादा निकलता है, हम उसको कम करने की जो है वो कोशिश में लग जाते हैं कि इस रिस्क को हम कम जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। फिर इसके बाद बेटा रिस्क अगर हम रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, जो है वो जो है वो हमने तो ये देख लिया कि ठीक है, हम ये प्रोबेबिलिटी निकाली, ये सारी चीज़ें हमने कर ली। तो इसके बाद हमारे पास ये है कि द रिस्क रिस्पॉन्स मस्ट बी डिसाइडेड बाय द सीनियर मैनेजमेंट, कि सीनियर मैनेजमेंट को ये करना चाहिए कि इन रिस्पॉन्स के ऊपर हमें फिर आगे जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। ये इस रिस्क के ऊपर हमें क्या करना चाहिए? हमने कैलकुलेट कर लिया कि ये रिस्क जो है इसका पॉइंट सबसे ज़्यादा है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो उसमें कुछ 3-4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जो सबसे पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस का, कि एक तो हल बेटा ये कि हम क्या करें, हम risk could be accepted if the risk is very unlikely to happen and the cost of the damage imposed by the exploitation of the risk is low and the cost of the mitigating the risk is high। तो एक तो हल ये है कि हम उसक जो नुकसान है, हम कहते हैं कि ठीक है, हमें नुकसान हो सकता है इससे, तो चलो अगर नुकसान हो गया तो हम बर्दाश्त कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इस नुकसान से बचने के लिए जो हमें लागत आएगी, जो पैसे लगेंगे वो बहुत ज़्यादा है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर अपने एक लॉकर रखा हुआ है, ठीक है? वो लॉकर जो अलमारी है वो बाहर ही है, मेन पे है, मेन दरवाज़े पे। तो मैं कहता हूँ कोई भी स्टूडेंट अलमारी को खोल सकता है या कोई भी बंदा उससे वो चीज़ मेरी, अगर मैं उसमें क्वेश्चन पेपर्स रखता हूँ या कुछ भी रखता हूँ, तो वो मेरी चीज़ें बड़ी आसानी से इधर-उधर हो सकती हैं। मेरी बगैर इजाज़त के कोई लोग इस्तेमाल कर लेंगे, चोरी नहीं, कोई बगैर इजाज़त के कोई लोग जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे लोग पढ़ते हैं, पढ़े-लिखे लोग होते हैं, पढ़े-लिखे लोग चोरी नहीं करते। तो मैं कहता हूँ मेरी इजाज़त के बगैर कोई बंदा ज़रूरत के वक़्त इस्तेमाल कर सकता है। तो मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है, अगर मुझे ये खतरा है, ये मसला है, तो कोई बात नहीं, अगर मेरी बगैर इजाज़त के कोई चीज़ कोई इस्तेमाल कर लेगा, तो कोई बात नहीं, खैर है, मैं अब अलमारी
लॉकर की अलमारी, वो जो अलमारी है उसका लॉक लगाऊँगा, उसमें मुझे पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे। तो ख़ैर है, मेरे पेज इधर-उधर हो जाएँगे, कोई यूज़ कर लेगा तो कोई बात नहीं, मैं उससे क्या कर लूँगा, एक्सेप्ट कर लूँगा। तो ये अपर मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि इस रिस्क को मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो हमें इसके लिए काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरा होता है अवॉइडेंस ऑफ द रिस्क। हम कहते हैं कि जनाब जिन चीज़ों से आपको खतरा है ना, वो काम ही ना करो आप। वो काम ही ना करो आप। वो काम क्या हो सकता है? मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि हमारा कंप्यूटर है। हम कहते हैं कि हमारे कंप्यूटर के अंदर विंडोज़ 7 हुई हुई है और विंडोज़ 7 बहुत वीक है, ये बहुत जल्दी हैक हो सकती है। तो हम कहते हैं कि आप इंटरनेट इस्तेमाल ही ना करो, क्योंकि जब आप इंटरनेट इस्तेमाल करोगे, किसी वेबसाइट पे जाओगे, तो वेबसाइट से ना कोई ऐसी चीज़ें डाउनलोड होंगी और ना ही आपको नुकसान होगा। तो आप अवॉइड करें। दूसरा स्टेप ये हो सकता है, मतलब कि हमने पहले मसले-मसाइल देख लिए, हमने रिस्क फैक्टर हर एक डिवाइस का निकाल लिया और उस रिस्क फैक्टर के मुताबिक हमने ये प्लान बना लिया कि ठीक है, इसको फिर अवॉइड ही करो। आप उन चीज़ों को करो ही ना जिससे आपको नुकसान हो। तीसरा है ट्रांसफर ऑफ द रिस्क। ट्रांसफर ऑफ द रिस्क से मुराद ये है कि अगर खुदा ना खास्ता हमें नुकसान हो जाता है, तो फिर उस केस में क्या होगा? हम उसमें ये कहेंगे कि ठीक है, फिर हम अपनी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर लेंगे अगर हमें नुकसान होता है। मिसाल के तौर पे एक इंश्योरेंस कंपनी है। सो ह उस इंश्योरेंस कंपनी के अंदर अगर नुकसान होता है तो कंपनी क्या करेगी, क्या करेगी, ट्रांसफ़र कर देगी इस रिस्क को। यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ द रिस्क में ये होगा कि जैसे मैं कहता हूँ कि अगर हमें जैसे मैंने गाड़ी ली हुई है। अगर मेरी गाड़ी को नुकसान पहुँचता है तो मैं कहता हूँ ठीक है, ये नुकसान फिर मैंने इसकी इंश्योरेंस कराई हुई है, इसका नुकसान इंश्योरेंस कंपनी ही भुगतेगी। ठीक है जी? सो मिटिगेशन दैट इज़ एक्सेप्टिंग द रेसिडुअल रिस्क। सो मिटिगेशन क्या होती है? मिटिगेशन ये होती है कि आप तरीके बनाएँ कि आप उस रिस्क को किस तरह से कम कर सकते हैं। ठीक है? पहला तरीका ये था कि यार चुपचाप एक्सेप्ट कर लो, कुछ चीज़ें होती है, एक्सेप्ट करने वाले कुछ नुकसान आप एक्सेप्ट कर सकते हो। आप अवॉइड कर लो। आपका अगर नुकसान होता है तो आप किसी और कंपनी के ज़िम्मे डाल दो, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी उनकी ही बनती थी। आखिरी हल है कि यार मैनेजमेंट जो है वो क्या करे, मैनेजमेंट उन चीज़ों को कम करने के लिए, उस रिस्क को कम करने के लिए कोई ना कोई सिक्योरिटी चेक लगाए। जैसे आप फायरवॉल लगा सकते हो अपने नेटवर्क को हैकर से बचाने के लिए। आप अपने कंपनी के डाटा सर्वर्स हैं, उन सर्वर्स को बचाने के लिए आप लॉकर्स, बड़े-बड़े रूम लगा सकते हैं, सर्वर आप सिक्योरिटी गार्ड्स रख सकते हैं, उनको गन्स दे सकते हैं। तो ये मिटिगेशन के कुछ मेथड हो गए। लास्ट पे है एक्सप्लॉइट्स। सो एक्सप्लॉइट्स क्या चीज़ है हमारे पास? एक्सप्लॉइट से मुराद बेटा ये है कि इन्फॉर्मेशन जो हमारी है वो किस-किस तरीके से चोरी हो सकती है। ठीक है? हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो किस-किस तरीके से चोरी हो सकती है। तो पहला जो तरीका है वो कीलॉगर है। कीलॉगर ऐसी जो है वो ऐसे जो है वो सॉफ्टवेयर्स हैं बेटा बाज़ का, जो हमारे कंप्यूटर पे जब इंस्टॉल हो जाएँ, तो हम जो-जो कीबोर्ड के ऊपर टाइप करते जाते हैं, वो सारा डाटा सेव करते जाते हैं और जिसने वो वायरस भेजा होता है, उसको वो डाटा हर घंटे बाद सेंड करते जाते हैं। कुछ नेटवर्क स्निफ़र होते हैं। नेटवर्क स्निफ़र्स ऐसे ऐसी टेक्नीक है, ऐसे टूल्स हैं जो कि क्या करते हैं, अगर किसी नेटवर्क के अंदर घुस जाएँ, तो वो स्निफ़ करते हैं, जैसे कुत्ता स्निफ़ करता है, डॉग स्निफ़ करता है, सूंघता रहता है, तो वो भी सूंघते रहते हैं कि इस टाइम कौन-सी वाली डिवाइस है, जो जिसके ऊपर एंटीवायरस नहीं चल रहा, कौन-सी ऐसी डिवाइस है जिसमें विंडोज़ 7 हुई है, विंडो 8 हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा वीक है, जिसके ऊपर अटैक किया जा सकता है। इन्फॉर्मेशन को गेन करते रहते हैं, जैसे जासूस होते हैं। इसी तरह से डाटा बैकअप्स हम जो अक्सर अपने इदारों के अंदर रख रख देते हैं, उनके ज़रिए इन्फॉर्मेशन चोरी हो सकती है हमारी, किसी के भी हाथ लग सकती है। हम बेटा अक्सर अपने मोबाइल फ़ोन के मेमोरी कार्ड और अपने सिस्टम की जो हार्ड डिस्क है, अगर वो खराब हो जाए तो उसको इसी तरह से फेंक देते हैं, डिस्पोज़ कर देते हैं। लेकिन हम ये नहीं देखते कि अगर ये इन्फॉर्मेशन किसी गलत बंदे के हाथ, ये हार्ड डिस्क किसी गलत बंदे के हाथ लगी, तो वो इसमें से डाटा अभी भी रिकवर कर सकते हैं। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, हम मोबाइल फ़ोन अक्सर रीसेल कर देते हैं चीज़ें डिलीट करके, लेकिन आपको पता है डाटा जो है वो हार्ड डिस्क की पिट्स पे जाके स्टोर हो जाता है, वो रिकवरेबल होता है डाटा। तो इसलिए अगर वो डाटा रिकवरेबल है तो फिर आपकी फैमिली फ़ोटोज़ और आपकी फ़ोटोज़ दोबारा से लीक हो सकती हैं। कुछ करप्ट लोग अपने आप को करप्ट और डिससैटिस्फाइड स्टाफ कैन कॉपी इन्फॉर्मेशन। जैसे कुछ स्टाफ मेंबर्स होते हैं, मिसाल के तौर पे एक ऑर्गनाइज़ेशन के अंदर एक एम्प्लॉयी को 3 मंथ से तनख्वाह नहीं मिली। तो वो तंग आया, वो क ना बेचारा वो उस कंपनी को छोड़ सकता है और ना ही उससे जो है वो सैलरी की डिमांड कर सकता है। तो वो क्या करेगा, उस इदारे की इन्फॉर्मेशन को बाहर लीक कर देगा ताकि इस इदारे को नुकसान पहुँचे, बस अपना गुस्सा उतारने के लिए। और कुछ एंड यूज़र्स होते हैं बेटा जो कि फ़िशिंग इन्फॉर्मेशन के चक्कर में पड़ जाते हैं। जैसे अक्सर आपको ऐड आया होता है कि अभी इस लिंक के ऊपर क्लिक करें, तो आपको क्लिक करके जो है वो इतने पैसे आपको इनाम में मिलेंगे। तो वो एक्चुअली क्या होता है, जैसे आप लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका जो है कोई ना कोई वायरस डाउनलोड हो जाता है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप अभी इसके नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उस चीज़ को दोबारा बनाने की वीडियो को दोबारा बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।